हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डियर टीचर्स पर। आज हम देखेंगे प्राइमरी यूपी टेट के आंसर की को। आइए देखते हैं हम पहला प्रश्न मनोविज्ञान से। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मैकडूगल। अगला प्रश्न है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह किसने कहा है? तो दोस्तों यह कहा है डॉम्बिल ने। किसने कहा है? डॉम्बिल ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो वो है हमारे गाल्टन। अगला प्रश्न है दोस्तों, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों के 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो वो है दोस्तों सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण या साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। अगला है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। अगला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ये सबको पता है कि पेपर निर्माण के लिए, परीक्षण निर्माण के लिए यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विकास की पूर्व संक्रियावस्था निम्न में से किसने दिया है? तो सबको पता है कि इसका सही आंसर क्या होगा? जीन पियाजे। इन्होंने ही इस अवस्था को बताया है। अगला प्रश्न है, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों व्यक्तित्व के मापन में। किसके मापन में? व्यक्तित्व के मापन में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? ऑप्शन दिया है हमारा रुचि, अभिप्रेरणा, निर्देशन, परिपक्वता। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा रुचि। जब तक रुचि नहीं रहेगी तब तक अधिगम नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न है, शैशव काल का समय है। तो सबको पता है शैशव काल का समय क्या होगा? जन्म से 6 वर्ष यह शैशव काल है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो कोहलर जो है, देखिए, विकास के सिद्धांत से कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत कि अधिगम के सिद्धांत या व्यक्तित्व के सिद्धांत? तो यह अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। मूल प्रवृत्तियों की संख्या जो होती है वो 14 होती है। अगला प्रश्न है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए, अनुप्रयोग, समझ, समस्या समाधान, सृजनात्मकता। तो यह होगा समस्या समाधान। समस्या समाधान के लिए मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? तो कुत्ता किसके में था? पावलाव का कुत्ता। अगला प्रश्न है, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? तो यह है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता के यह घटक हैं। अगला प्रश्न है, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है? एक स्वतंत्र क्रिया है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण होता है, जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है। तो इसका क्या है कि समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण इसका सही उत्तर है। अगला है दोस्तों, किसने पाठ्य योजना की पंचपदी प्रणाली प्रतिपादित की? तो यह है हर्बर्ट। निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा कैनन। कैनन ने ही ग्रंथियों, स्रावी ग्रंथियों के आधार पर जो है व्यक्तित्व का परीक्षण किया, व्यक्तित्व के प्रकार को बताया था। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है क्रो एंड क्रो का। यह कथन क्रो एंड क्रो ने दिया है। अगला प्रश्न है, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है? अनुकरण यानी देख करके, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप देख करके बच्चा बोलना सीखता है। अब देखिए अगला, युयुप्सा क्या है? पूछा युयुप्सा क्या है? संवेग है कि मूल प्रवृत्ति है कि चिंतन है कि कल्पना है? तो दोस्तों जो युयुप्सा है वह एक मूल प्रवृत्ति है और इसका संवेग क्या होता है? क्रोध होता है। इसका संवेग क्या होता है? क्रोध होता है। अगला प्रश्न है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं आर्थिक, वंशानुगत, शारीरिक, सामाजिक, परिवेशजन्य तत्व। तो सबको पता है कि जब सामाजिक विकास है तो सामाजिक परिवेशजन्य तत्व ही उसको प्रभावित करेंगे।
शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? अनियमित विकास का नियम, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, कल्पना एवं संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर हमारा हो जाएगा द्रुतगामी विकास का नियम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें देख लीजिए कौन सा नहीं है। तो इसमें आ जाएगा आपका निरंतर विकास का सिद्धांत, ये तो है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंधवाद का सिद्धांत। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। यह दिया था पावलोव ने, और पावलोव ने अधिगम से संबंधित दिया था, न कि विकास से। ओके। अगला प्रश्न है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। कथन किसने दिया था? यह कथन दिया था हरलाक महोदय ने। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रकट करना ही क्या होता है? पूर्व अनुभव के आधार पर अगर संवेदनाओं को अर्थ प्रकट किया जाए तो वो क्या होगा? वो हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धिलब्धि स्तर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90 से 109, क्योंकि यह 91 से 110 तक होता है। ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? थॉर्नडाइक थे कि स्किनर थे कि वर्नन थे कि कैटल थे? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कैटल। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्किनर ने। यहाँ हमारा 30 क्वेश्चन मनोविज्ञान से समाप्त होते हैं, जो कि न बहुत कठिन था न बहुत सरल था। यह एकदम पेपर मॉडरेट था। आइए अब शुरू करते हैं हिंदी के प्रश्नों को। हिंदी के प्रश्नों में देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। ठीक है। हमारा प्रश्न शुरू होता है यहाँ से। पहला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है या सही है? किसकी वर्तनी सही है? देखिए दिया है अनुग्रहित, 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 अनग्रहित। तो सही होगा हमारा अनुग्रहित, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। इसमें ए ऑप्शन सही होगा हमारा, ए ऑप्शन सही होगा पहला। ठीक है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य, कैसे शुद्ध वाक्य कौन सा है? पैतृक, 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 पैतृक। तो पैतृक ऐसे ही लिखा जाता है, पहला इसमें सही होगा। स्वध्वनि का उच्चारण स्थान है, स्वध्वनि का जो है उच्चारण स्थान, तो ये तालु है, तालु, तालव्य या तालव्य बोलते हैं ना, तालव्य। अब देखिए अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अत्यंत में देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा अतिधन अंत। क्या हो जाएगा? अतिधन अंत। तो हो जाएगा अत्यंत, तो अति इसमें उपसर्ग लगा हुआ है तो अत्यंत हो गया है। ठीक है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा उपत्यका का अर्थ है प्राणियों के पेट का एक अंग, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, पर्वत के पास की भूमि, पर्वत का शिखर। तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्वत के पास की भूमि। क्या हो जाएगा? पर्वत के पास की भूमि। ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पर। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। इस देश में, तो किस देश में? दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, मॉरिशस। तो मॉरिशस। ठीक है। अगला देखते हैं सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो सूरसागर किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। वीरों का हो बसंत कैसा, तो यह वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? तो सबको पता है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, संख्यावाचक होगा नहीं, सार्वनामिक होगा नहीं, क्योंकि सार्वनामिक किसी को इंडिकेट करके बताता है, जैसे कि यही पुस्तक, यह बाजार, ऐसे, या मेरी पुस्तक। ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। परिमाण होगा नहीं, क्योंकि परिमाण के बारे में कुछ ये बता नहीं रहा है, भारी, हल्का, वजन, कुछ भी, तो इसलिए गुणवाचक होगा। ठीक है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा चौराहा शब्द में समास है। तो सबको पता है कि चौराहा मतलब चार राहें, तो द्विगु समास। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में, एक मिनट दोस्तों, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है सुलेख, शुद्ध वर्तनी, श्रुतलेख, आशु भाषण। तो आशु भाषण।
हिंदी भाषा की बोलियां हैं 18, सबको पता है। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है, तो इसमें हो जाएगा समास धन इक, ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए ये प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न हमने इसमें जो पूछे हैं, कई जो साहित्य का हमने वीडियो डाला था उसमें से 2-3 प्रश्न पूछ दिए हैं। देखिए तद्भव पत्रिका जो है कहाँ से निकलती है, बताया था हमने, लखनऊ से निकलती है। संपादक कौन है, अखिलेश जी हैं, ये भी हमने बताया था। अब देखिए 12 बरस लो कुकुर जी अरु 13 लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है, यह भी देखिए बताया हुआ था, जगनीक की है। ठीक है, आते हैं अब हम गद्यांश पे। एक गद्यांश दिया हुआ है दोस्तों, यह गद्यांश 2017 में पूछ चुका है, वही गद्यांश उसने हूबहू उठाकर दे दिया है। अब हम गद्यांश के प्रश्नों को कर लेते हैं। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो घुमक्कड़, घूमना जो है वास्तविक शब्द है, मतलब उसका सही शब्द है, और उसमें अक्कड़ जो है वह लग गया है प्रत्यय। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी जो हैं उनका जन्म वैशाली में हुआ था, ऑप्शन सही है ये। स्वच्छंद में कौन सी संधि है, तो स्वच्छंद में जो है इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी, कितने वर्ष के थे वो, तब वह थे 35 वर्ष के। अब अगला प्रश्न देखते हैं, श्रुति धर्म का क्या अर्थ होता है, तो श्रुति धर्म जो है उसका अर्थ होता है वैदिक धर्म। क्या होता है, वैदिक धर्म। श्रुति धर्म का क्या अर्थ होता है, वैदिक धर्म। आते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग, अंग का उच्चारण स्थान क्या है, अंग का उच्चारण स्थान जो है वो नासिक के हैं, सबको पता है। क्या है, दूसरा वाला सही है, नासिक के। ओके, और आगे है 4 गज मलमल, तो यह क्या बता रहा है, 4 गज मलमल क्वांटिटी बता रहा है ना, तो क्वांटिटी बता रहा है तो यह हो जाएगा परिमाण बोधक। ठीक है, 4 गज मलमल तो क्या हो जाएगा, परिमाण बोधक। अगला है समास का विलोम क्या है, तो समास का विलोम होता है व्यास। क्या होता है, व्यास होता है। शून्य का तत्सम रूप क्या है, शून्य। ठीक है, अगला देखते हैं, आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ हो जाएगा अप्रिय होना या आँखों का काटा होना, यही जो इसका होता है सही उत्तर है। अकाल का पर्यायवाची क्या है, तो दोस्तों अकाल का पर्यायवाची है दुर्भिक्ष, यही इसका सही उत्तर है। अब इसमें देखिए अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है। ऑप्शन दिया हमारा छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, तो ये तो संयुक्त हो जाएगा। अब ये देखिए अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, तो ये भी गलत है, इसमें भी नहीं है। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, ये हमारा सही आंसर है। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द, तो क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित। ठीक है, अगला है मुझसे उठा नहीं गया, इसमें कौन सा वाच्य है, तो दोस्तों इसमें भाववाच्य होगा। निष्कपट संधि का संधि विच्छेद क्या है, निहदन कपट, निहदन कपट, यही फिर इस स में बदल जाता है। आते हैं अपने अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है, यहाँ हिंदी समाप्त होता है। हिंदी बहुत इजी पूछा था दोस्तों। आते हैं हम अपने पर्यावरण के प्रश्न, आइए देखते हैं हम अपना पर्यावरण का प्रश्न। पर्यावरण में देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। 121 नंबर का प्रश्न है, WWF से क्या आशय है, तो सबको पता है कि इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, अगला प्रश्न है फूलों की घाटी अवस्थित है, फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। क्या हो जाएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसका सही हो जाएगा। कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है यानी स्थित है कहाँ पर, वो है एंडीज। कहाँ पर, एंडीज में स्थित है। सारा प्रश्न दोस्तों पीछे से उठा करके सीधा सीधा प्रश्न उत्तर को कॉपी पेस्ट कर दिया गया है 2017 के, ये पर्यावरण में सारा दिया हुआ है प्रश्न। आते हैं तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, तो किस नाम से जानी जाती है, सबको पता है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र से इस नदी को जाना जाता है, सांगपो नदी को। ठीक है, तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में इसी नदी। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन है हमारे सुरमा घाटी, फूलों की घाटी, दोरांग घाटी, शांत घाटी, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा शांत घाटी। कहाँ पर, शांत घाटी में। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा LPG के संदर्भ में क्या असत्य है, तो देखिए ऑप्शन दिया है उच्च उष्मीमान, एक स्वच्छ ईंधन, मीथेन उत्सर्जन करने वाला, नीले ज्वाला से जलने वाला, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों मीथेन उत्सर्जन करने वाला। मीथेन उत्सर्जन करने वाला
यह जो है इसका असत्य ऑप्शन है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, तो सबको पता है जैविक तथा अजैविक पदार्थ। आते हैं अगले पर, मकर रेखा है। मकर रेखा कितने हैं? 23.5 अंश है, 23.5 अंश है साउथ, ठीक है, 23.5 अंश है साउथ। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो डॉक्टर एजी टेंसले ने इस इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ध्रुव तारा कहा जाता है, ध्रुव तारा किसको कहा जाता है? तो जो ध्रुव तारा है वो उत्तरी तारे को कहा जाता है, ठीक है, उत्तरी तारे को कहा जाता है। आते हैं अगले पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, तो कब प्रारंभ किया? 1973 में। अब देखते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु। तो ऑप्शन हमारा सही है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश सही है। आते हैं लखनऊ समझौता किन दो के मध्य हुआ था? तो ये जो हुआ था लखनऊ समझौता 1916 में, यह नरम दल व गरम दल के मध्य हुआ था। आते हैं अगले प्रश्न पर, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है? तो जो जंगली गधे हैं उनका अभ्यारण्य दो कुछ, तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें? गुजरात में। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है? सबसे अपर यानी एकदम क्लाइमेक्स पे कौन सा होता है? तो वो मांसाहारी होता है। क्या होता है? मांसाहारी, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पर, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्षोभ मंडल, यही तो सबसे निचला स्तर है पृथ्वी से वायुमंडल के लगे हुए। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2002 को। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा शिफ्टिंग खेती। कौन सा ऑप्शन सही होगा? शिफ्टिंग खेती। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अम्लीय वर्षा संबंधित है। अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है? सल्फ्यूरिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से। ज़्यादा समय न लेते, केवल सही ऑप्शन को बताया जा रहा है, ठीक है। अगला ऑप्शन है सॉरी दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, कार्बन डेटिंग किससे संबंधित है या क्या संदर्भित करता है? तो कार्बन डेटिंग जो है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयुमापन का कार्य करता है। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये जो सेट है ये डी सेट है, इसलिए इसके उत्तर जो हैं ऐसे ही प्रश्न ऐसे ही सीरीज में लगे हुए हैं। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था, ठीक है। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बायोमैग्निफिकेशन है। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, ये क्या है? बायोमैग्निफिकेशन है। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? इसमें पूछा है अजैविक घटक नहीं है, ठीक है। तो देखिए जो मृदा है ये अजैविक है, प्रोटीन अजैविक है, फास्फोरस अजैविक है, तो कवक हमारा सही आंसर है, ठीक है। कवक जो है जैविक है, तो कवक हमारा सही है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए सिडनी नहीं है, न्यूयॉर्क, नागासाकी, तो यह है एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो यह कहाँ पर है सर्वाधिक? यह है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पर, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि उच्च तुंगता प्रभाव, निम्न ताप प्रभाव, दाब प्रभाव, रेन शैडो प्रभाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रेन शैडो प्रभाव। रेन शैडो प्रभाव के कारण यहाँ के जो दक्कन है वो शुष्क हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर हम अपने। अगला प्रश्न है हमारा, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है 1972 में पारित किया गया था। आते हैं अगले प्रश्नों पर दोस्त, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है? तो सौर विकिरण क्या कहलाती है? अगला प्रश्न देख लेते हैं, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है? तो यह जो है सौर या सूर्य तप कहलाता है, ठीक है। सूर्य तप ही जो होता है वो नीचे तक आता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? तो यह है दोस्तों USSR या रूस, ठीक है। यह भी हमने बताया हुआ था दोस्तों। प्रश्न जो है पूरा वो एकदम ईजी आया हुआ है, इसका पीछे से ही प्रश्न उठा के इन्होंने रख दिया है।
अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पत्र पर। प्रश्न पत्र में हम देखेंगे अब संस्कृत लैंग्वेज सेकेंड, संस्कृत देखेंगे। संस्कृत में पहला प्रश्न है हमारा 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। ऑप्शन दिया है हमारा 79, 79, 59, 59। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा 59। क्या हो जाएगा हमारा आंसर सही? 59। ठीक है, 59 सही है। फिर है अगला हमारा प्रश्न, दिन भर में पाठ पढ़ डाला। दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इसका वाक्य अनुवाद क्या होगा? दिने पाठ पठितः, दिने पाठ पठितः। अगला प्रश्न है हमारा उपकृष्णम में कौन सा समास है? तो उपकृष्णम में सबको पता है अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द क्या है? तो इसके लिए संस्कृत शब्द है द्वात्रिंशत्। क्या है? द्वात्रिंशत् है। पति शब्द का सप्तमी एक वचन क्या होगा? पति शब्द का सप्तमी एक वचन होगा पत्यो, पत्यो। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वौषधम कहा गया है? विद्वौषधम कहा गया है, तो इसमें श्रीहर्ष की रचना को। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा गद्यांश है। गद्यांश आप लोगों ने पढ़ाई होगा। हम सीधे आते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न क्या है? प्रश्न है हमारा शिवपदस्य अन्यार्थ कः। शिवपदस्य अन्यार्थ का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगाल, श्रृंगाल। ठीक है, आते हैं दूसरे प्रश्न पर। गद्य खंडे कया प्रश्न पृच्छते। ठीक है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा लक्ष्म्या। यह भी दोस्तों ये गद्यांश पिछली परीक्षा में पूछ चुका है, पीछे से सीधा वही गद्यांश को उठा करके दे दिया है। कयो संलाप सर्वेषां मंगलाय भवतु। कयो संलाप सर्वेषां मंगलाय भवतु, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी पार्वतयो, लक्ष्मी पार्वतयो। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले उत्तर पर, प्रश्न पर। सॉरी दोस्तों, इनमें से कौन प्रत्याहार नहीं है? तो इसमें से जो है ल जो है यह प्रत्याहार नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न, मैं ऐसा मानता हूँ का अनुवाद क्या होगा? मैं ऐसा मानता हूँ का अनुवाद क्या होगा? तो इसका अनुवाद होगा दोस्तों अहम एवं मन्ये, अहम एवं मन्ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य क्या होगा? तो कर्मवाच्य में जो है देखिए मया आपणम गम्यते, मया आपणम गम्यते। ठीक है, तो इसका यह सही उत्तर हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है उसका सही उत्तर। पच, पच धातु का त प्रत्यय लगाकर क्या रूप बनेगा? तो बन जाएगा तब प्रत्यय लगेगा तो पक्वह बन जाएगा। अब देखते हैं, पूछा है पंचनवति संख्या है, पंचनवति, तो देखिए 90 और 5 95, इसका सही ऑप्शन है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा अव्यय शब्द समूह है, तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा सर्वत्र अधुना ऊपरी। ये क्या है सर? अव्यय है। ठीक है, अगला है 76वां प्रश्न क्या है? अट प्रत्याहार के वर्ण है। अट में क्या क्या आएगा? अट प्रत्याहार में अयुड रिलीक से शुरू हो जाएगा, हैवरट के तक आ जाएगा तो अट हो जाएगा, तो स्वर तथा ह य व र आ जाएंगे। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कारक में यदि प्रकृति है क्रि, तो प्रत्यय क्या होगा? प्रत्यय होगा, सही उत्तर हो जाएगा लौल। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो इसमें कौन सा सही है? अधि हरि, ये अव्ययी भाव है। ठीक है, अब अगला है निम्न में कौन चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है? सॉरी दोस्तों, संस्कृत पढ़ने में थोड़ी दिक्कत है। ठीक है, इसमें जो है चतुर्विंशत सहस्त्र संहिता के नाम से रामायण को जाना जाता है। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन ज्ञ है, सबको पता है। शिशु मोदकाय रोदित उदाहरण है किसका? तो इसमें आपका चतुर्थी तादर्थे चतुर्थी वाच्या का, ये जो है हमारा सही ऑप्शन होगा इसमें पहला। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा उच्चय उदाहरण है। उच्चय उदाहरण है किसका? तो यह है अलिंग का। अलिंग का क्या है? उच्चय। उच्चय का उदाहरण क्या है? अलिंग। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 83वां। ऊष्म वर्णों का
बोधक प्रत्याहार क्या है? तो सल प्रत्याहार के अंतर्गत ऊष्म व्यंजन आते हैं, सबको पता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सल। ठीक है, आते हैं पठानी रूप है। पठानी जो है इसका कौन सा रूप है? यह पठानी का, तो पठानी जो है पठ धातु का लोट लकार और उत्तम पुरुष एक वचन है। लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है। छ जो है क्ष दिया है और पूछा है किससे मिलकर बना है, तो यह क और स से मिलकर बना है। बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है? तो बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। अभ्यंतर आपको पता ही है कि 5 होते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर है बाह्य प्रयत्न 11। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। मनोरथ उदाहरण है किसका? तो सबको पता है विसर्ग संधि का, मनोहधन रथ, तो मनोरथ हो जाएगा। अब देखिए, दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र क्या है? कर्मणा या भ्रीपैति सह संप्रदानम, तो यह कर्मणा वाला जो हो जाएगा उत्तर सही हो जाएगा। अब पूछ रहा है अंतस्थ वर्ण हैं, अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? तो यण, य व र ल जो हैं वो अंतस्थ हैं। अब प्रश्न है मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है, तो क्या हो जाएगा? मयम संस्कृतम रोचते, क्या हो जाएगा? मयम संस्कृतम रोचते, यह इसका सही उत्तर होता है। होता नहीं है मतलब। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यानी कि हम कौन सा सेक्शन देखेंगे? अब बच गया है मैथ सेक्शन हम देखते हैं। ये संस्कृत का यहाँ कंप्लीट हुआ। आइए अब मैथ का सेक्शन देख लेते हैं। मैथ में क्या क्या क्वेश्चन है। ये डी सीरीज है दोस्तों, 91 नंबर से मैथ इसमें शुरू है। आते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है यदि 10 के पावर 3 x बराबर 125 तो 10 के पावर -2 x का मान होगा, तो इसका सही आंसर होगा 1/25। अगला प्रश्न है हमारा 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है। भाजक क्या होगा? भाजक होगा हमारा 96। कितना होगा? 96। अगला प्रश्न है हमारा 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या है, कितनी है? 15। कितना है? 15। अगला प्रश्न है दो संख्याओं में बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने गुने का योग 71 है, तो वे संख्याएं क्या है? वो संख्याएं दोस्तों हैं 14 और 5। क्या है? 14 और 5। दोस्तों सोल्यूशन हम बाद में दे देंगे, अभी हम सही ऑप्शंस को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है आयत के क्षेत्रफल और उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चौड़ाई ज्ञात करनी है तो कितना है? कितना है? 4। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 14/33, 42/55, 21/22 का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है तो 7/330 आ जाएगा। ठीक है, 97 देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7 + 2 कड़ी में 10 का वर्गमूल क्या होगा? तो इसका हो जाएगा दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा 2 + कड़ी में 5, आंसर सही है इसका। अब है एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा? परिमाप दोस्तों होगा, परिमाप इसका क्या होगा? 6 सही 2/3 सेंटीमीटर सही होगा। अगला प्रश्न आते हैं निम्न में कौन सी संख्या 99 से विभाजित है? ठीक है, 99 नंबर का प्रश्न है कि 99 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, तो हमारा उत्तर है दूसरा, इसमें सही होगा 11 वाला। ठीक है, 11, 43, 45 ये जो है हमारा सही होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। अगला प्रश्न है पाई क्या है? पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, सबको पता है, हमेशा पूछता भी है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 2/3 है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें दोस्तों हानि होगी और कितनी हानि होगी? 33 सही 1/3 की। अगला प्रश्न है हमारा 12 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो दोस्तों शेषफल जो होगा वो 4 प्राप्त होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 378, ये सबको आता होगा दोस्तों। इसका इकाई अंक ज्ञात करना है तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ट्रिक जो है 2 पे लग गया, ये नहीं 4 होगा। इसको जब आप करेंगे ना तो ये 4 ही आएगा। 8 × 6 = 48, फिर 8, फिर 8 × 9 = 72, 72 का 2 तो फिर 2 दूना के 4। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा दिए गए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका मध्यांक क्या होगा? उसका माध्यांक क्या होगा? तो उसका होगा दोस्तों 4.5 मध्यांक होगा। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर।
सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसे जाता है? तो R.A. फिशर को जाता है। किसको जाता है? R.A. फिशर को जाता है। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु क्रमशः DEF है, ज्ञात कीजिए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों कि यहाँ पे है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1/4 और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, सॉल्यूशन हम बाद में दे देंगे दोस्तों, पहले भी बताया। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य A और ज्यामितीय माध्य G तथा हरात्मक माध्य H है, तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सही होगा दोस्तों A। इसका ऑप्शन सही होगा दोस्तों A इज इक्वल टू ग्रेटर देन G इज इक्वल टू ग्रेटर देन H। ठीक है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा? तो उनका अंतर होगा दोस्तों 5/36। ठीक है, ये सही आंसर है। अगला आते हैं हम प्रश्न, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे? श्रीनिवास नहीं, इसमें जो है आर्यभट्ट हैं। कौन से हैं? आर्यभट्ट जी हैं, वो स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान थे। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 m स्क्वायर है तथा मीटर स्क्वायर तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो उसकी छत का क्षेत्रफल होगा दोस्तों 200 मीटर स्क्वायर। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि A/3 इज इक्वल टू B/4 इज इक्वल टू C/7 हो तो A + B + C/C का मान क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 2। इसका उत्तर क्या है? 2। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा दोस्तों मंगलवार। क्या सही होगा? मंगलवार। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हल कीजिए दिया हुआ है, बोर्ड मास का नियम लगा करना है। ठीक है, अब इसको पढ़ते ना, ऑप्शन हम आपको सही बता देते हैं 11/64। क्या हो जाएगा? 11/64। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं क्या होंगी? कौन सी संभव भुजाएं होंगी जिससे एक त्रिभुज की रचना होगी? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों 6.3 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर और 4.6 सेंटीमीटर। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, कड़ी में 3 और कड़ी में 4 कड़ी में 5 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आरोही क्रम क्या होगा? ये इसका आरोही क्रम हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाएं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होंगे? मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होंगे? तो इसमें कौन सा होगा दोस्तों? माध्य और बहुलक। इसमें क्या हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, माध्य और बहुलक। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, 5 सेंटीमीटर बाजू वाले घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 54। इसमें क्या होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा 54। पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा दोस्तों? 540। सॉल्यूशन आपको बाद में मिलेगा। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी प्रश्न एक बार पूछ चुका है। एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए भाग का 1/3 भाग जो है बाहर निकाला गया तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है। तो खंभे की पूरी माप क्या होगी? तो खंभे की जो पूरी माप है वो है दोस्तों 21 मीटर। वो कितनी है? 21 मीटर। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो ए अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा? तो जो दोस्तों ए है वो अकेला 30 दिन में उस कार्य को कर सकता है। यहाँ हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। हमने 5 सेक्शन जो थे वो सॉल्व करा दिए हैं।
और देखिए इसको। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।